नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष ट्रेन से दिल्ली से कानपुर और लखनऊ के लिए हुए रवाना। राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। झींझक और रूरा होते हुए पहुंचेंगे कानपुर सेंट्रल। सोमवार को होंगे लखनऊ रवाना। 15 साल बाद किसी राष्ट्रपति की यह पहली ट्रेन यात्रा। 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी चंडीगढ़ और देहरादून की यात्रा। दिल्ली ने आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर 1 दर्जन राज्यों में पैदा किया ऑक्सीजन संकट। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम की रिपोर्ट में निकला निष्कर्ष। भाजपा ने बताया इसे दिल्ली सरकार का जघन्य अपराध। कहा अरविंद केजरीवाल ने फैलाया देश भर में पैनिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के काले दिनों को किया याद। कहा आपातकाल के दौरान सुनियोजित तरीके से संस्थानों का विनाश देखा गया। पीएम ने आपातकाल का विरोध करने वालों को किया याद। कहा इन लोगों ने की भारतीय लोकतंत्र की रक्षा। आपातकाल के 46 वर्ष होने के अवसर पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी किए ट्वीट संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण की समीक्षा की। कहा अगले साल आईएसी की कमीशनिंग भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर होगी सच्ची श्रद्धांजलि। धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर की छापेमारी। देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे पर ईडी कर रहा है जांच। अनिल देशमुख के खिलाफ पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। देश में कोरोना संक्रमण की कमी जारी। सक्रिय मामले घटकर 6,12,000 हुए। रिकवरी दर बढ़कर हुआ 96.66%। देश में अब तक 30 करोड़ 69 लाख टीकाकरण हुआ। पिछले 24 घंटों में लगे 54 लाख से अधिक टीके की दी गई खुराक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज छात्रों के साथ करेंगे संवाद। छात्र ट्विटर या फेसबुक के जरिए अपनी शंकाएं या सुझाव कर सकते हैं साझा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यूनान और इटली की यात्रा पर होंगे रवाना। यात्रा के दौरान यूनान में मंत्री स्तरीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। वहीं इटली में G20 मंत्री स्तरीय बैठकों में होंगे शामिल। तो सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भारतीय रेल की विशेष ट्रेन से दिल्ली से कानपुर और लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई उनकी ये ट्रेन कानपुर पहुंचने से पहले 2 स्टॉपेज पर भी रुकेगी। शाम को यह झींझक पहुंचेगी और करीब 6:30 बजे रूरा, जहां महामहिम अपने परिचितों से संवाद करेंगे। इससे पहले 2003 में और 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने रेल से चंडीगढ़ और देहरादून की यात्रा की थी। राष्ट्रपति अपने इस दौरे में कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो बेहद विशेष है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये रेल यात्रा। वो कानपुर जाएंगे, अपने गृह जनपद जाएंगे। कानपुर देहात से होते हुए झींझक और रूरा से गुजरेगी ये रेलगाड़ी और शाम को कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रेल यात्रा के संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक वीके त्रिपाठी और डीआरएम मोहित चंद्र के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने।
भारतीय रेल की उपलब्धियों में एक और गौरवशाली इतिहास जुड़ने जा रहा है। देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी अपने गृह जनपद आ रहे हैं। वो झीझक, रूरा और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे प्रेसिडेंशियल सैलून के जरिए। हमारे साथ एनसीआर के महाप्रबंधक वीके त्रिपाठी जी हैं। सर, कितना गौरवशाली, कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जी का आना? राष्ट्रपति जी का आना एनसी रेलवे पर ज़्यादा, जितना राष्ट्रपति जी दिल्ली से लेकर के कानपुर तक आएंगे, झींझक और रूरा दो जगहों पर रुकेंगे भी, तो ज़्यादा 80% करीब जर्नी उनकी एनसीआर रेलवे के ट्रैक पर होगी। तो ये समय एनसी रेलवे के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण समय है। किस तरीके से राष्ट्रपति जी की यात्रा से और लोगों का विश्वास प्रगाढ़ होगा? राष्ट्रपति जी की यात्रा होने से पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि भारतीय रेल कितनी सेफ है, कितनी सुरक्षित है, और लोग इसमें यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से अगवानी करेंगे राष्ट्रपति जी का? हम लोग उनको रेड कारपेट वेलकम देंगे और उनको एक स्टेज सजाया हुआ है जिस पे रह के वो संबोधित करेंगे सभी को। सर, यहाँ रूरा में और झीझक में क्या क्या कार्यक्रम है, किन लोगों से मिलेंगे राष्ट्रपति जी? कुछ स्पेसिफाइड गेस्ट लिस्ट है, वो लोगों से यहाँ पर मिलेंगे, और रूरा में भी कुछ स्पेसिफाइड गेस्ट लिस्ट है, उनसे राष्ट्रपति जी मिलेंगे और संबोधित भी करेंगे। कौन से राष्ट्रपतियों ने इस सैलून का उपयोग किया और कितने वर्षों बाद एक बार फिर इसका उपयोग हो रहा है? जो अभी निकट भविष्य में माननीय प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी ट्रैवल किए थे दिल्ली से, वो नॉर्दर्न रेलवे के रूट पर चले थे। उसके बाद अब माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी एनसी रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे के रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं। सुरक्षा और अन्य इंतजाम कैसे, किस रूप में? सुरक्षा के लिए स्टेट गवर्नमेंट पूरी लगी हुई है। हमारी जो रेलवे पुलिस है वो भी जगह जगह तैनात है। कहीं पर भी कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होने के लिए वो लोग उसके लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और लोग आतुर हैं। पलक पावड़े बिछाकर अपने प्रिय राष्ट्रपति की अगवानी करने के लिए लोग तैयार हैं। ये न केवल यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक भावुक क्षण होगा, बल्कि रेलवे के गौरवशाली इतिहास में एक नए अध्याय को भी दर्ज करेगा, जब राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए झीझक, रूरा और कानपुर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, झीझक, कानपुर। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारा संवाददाता अभिषेक और कानपुर से अश्विनी मिश्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी के पास चलते हैं, कानपुर। अश्विनी, आपने जिस तरह से बताया, अब ये जिसको कहते हैं कि आम लोगों के राष्ट्रपति के तौर पर रेल से यात्रा करके कानपुर अपने गृह जनपद पहुंचेंगे और वहां भी तमाम सारे लोगों से मिलेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पूरी यात्रा को? न सिर्फ ये रेलवे के लिए गौरवशाली है, बल्कि आम लोगों के लिए भी कहीं न कहीं ये बेहद विशेष महत्व की यात्रा है राष्ट्रपति की। बेहद विशेष है, बेहद विशिष्ट है। निखिल, मैं खुद दिखाऊंगा कि यहाँ कितनी तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेशन की साफ सफाई तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तकरीबन 7:45 बजे शाम को स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन पहुँचेगी, जिससे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर पधारेंगे। तकरीबन 1.5 दशक बाद ये यात्रा हो रही है किसी राष्ट्रपति की रेल के जरिए। प्रेसिडेंशियल सैलून हुआ करता था 1956 में, जो बना राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर अनेक राष्ट्रपतियों ने उसका उपयोग किया। लेकिन जब वो डिकमीशन्ड हो गई तो एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए वो आ रहे हैं, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आम आदमी की सवारी रेल के जरिए अपने गृहनगर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के लिए उपलब्धि इसलिए भी है कि रेलवे की सुरक्षा, संरक्षा और आम लोगों के लिए जो उपयोग है उससे तो भलीभांति लोग परिचित भी हैं, लेकिन एक यात्रा के साथ साथ निखिल ये एक अंतर यात्रा भी होगी। झीझक और रूरा ये दोनों रेलवे स्टेशन परौख, जो कि राष्ट्रपति जी का घर है, उससे 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे ज़्यादा ट्रेन पकड़ने का जो उनका नज़दीकी स्टेशन है वो झीझक है। अब आप ये समझिए कि वो दौर जब राष्ट्रपति जी स्टूडेंट के रूप में आते रहे होंगे कानपुर, छोटी छोटी, अभी भी किसी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन का वहाँ पर ठहराव नहीं है, पैसेंजर का ही ठहराव वहाँ पे होता रहा होगा। वो दौर जबकि मोटी दफ्ती वाले टिकट चलते रहे होंगे, वो वहाँ काउंटर से लेना, कानपुर आना, कानपुर पढ़ाई करना, या रोजगार या
अन्य राजनीतिक कारणों से या अन्य सामाजिक कार्यों से लखनऊ दिल्ली जाना, तो रेल से जो जुड़ाव है एक वो यात्रा, और दूसरी एक यात्रा की पूरी द रॉयल प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए आज अपने गृह जनपद में आना, वो भी राष्ट्रपति के रूप में, और अपने गांव जाना राष्ट्रपति के रूप में पहली बार। ये पूरी की पूरी अंतर यात्रा है कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी के सामने वो पूरा का पूरा कौधेगा। और दूसरे एक वो भी अंतर यात्रा दिखती है कि भारत ने कितना विकास किया है। जब ये ट्रैक जो है दोहरीकरण नहीं रहा होगा, ये ट्रैक उस ज़माने में कभी इस पर वो भाप के इंजन चलते रहे होंगे, फिर डीजल लोकोमोटिव में वो टर्न हुआ, उसके बाद वो टर्न हुआ इलेक्ट्रिक में, फिर उसका दोहरीकरण हुआ, और उसके अभी ठीक बगल से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जा रहा है जो कि मालगाड़ियों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। झींझक और नूरा के बगल उसका अलग से ट्रैक बना हुआ जो कि इधर से ही जाता है। तो ये दोनों विकास की अंतर यात्रा और सामाजिक परिवर्तन की अंतर यात्रा वो भी इस यात्रा में दिखेगी निखिल। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति स्वयं इसको महसूस करना चाहेंगे जब वो एक राष्ट्रपति के तौर पर दोबारा अपने गांव पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर बेहद खास है ये यात्रा आम लोगों के लिए और राष्ट्रपति के लिए भी। अभिषेक, आपसे समझना जानना चाहेंगे रेलवे के लिए कितना बड़ा ये दिन है। जैसा कि भी अश्विनी ने बताया, 2006 में 15 साल पहले किसी राष्ट्रपति ने रेल से यात्रा की थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उसके बाद लगभग जिसको कहते हैं वीआईपी कल्चर में, और न सिर्फ वीआईपी कल्चर में बल्कि सुरक्षा के तमाम कारणों को देखते हुए भी ज़्यादातर हवाई यात्राएं होती हैं। अब रेलवे के लिए कितना बड़ा ये दिन है, कितना बड़ा गौरवशाली दिन है, और कितनी तैयारियां उसको करनी पड़ी हैं? बिल्कुल निखिल, देखिए अगर हम रेलवे की बात करें तो इस प्रेसिडेंशियल रेलवे को लेकर के अगर हम कहें तो प्रेसिडेंशियल ट्रेन की जो है को 1956 में तैयार किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें पहली बार जो है यात्रा की थी छपरा से लेकर जीरादेई के बिहार में। एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने पहली यात्रा की थी। उसके बाद भी तमाम जो राष्ट्रपति रहे, चाहे वो डॉक्टर संजीव नीलम रेड्डी हो या उनके बाद के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी यात्राएं की। अंतिम यात्रा जो है 15 साल पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। दिल्ली से देहरादून गए थे, और 2003 में उसके पहले वो चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे। ये प्रेसिडेंशियल ट्रेन था। 9001 और 9002 ये 2 सलून थे जिसके अंदर ये तमाम राष्ट्रपतियों ने उस समय से वो इस ट्रेन के जरिए जो है सफर किया। लेकिन उसके बाद से तकरीबन 15 सालों तक जो है किसी भी राष्ट्रपति ने इन ट्रेन से, इन दोनों जो सलून है उससे कहीं सफर नहीं किया देश के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे के आग्रह पर 2018 में रेलवे से एक आग्रह किया गया कि को ये निर्देश दिया, रेलवे को उन्होंने ये निर्देश दिया कि इस दोनों सलून के ऊपर जो है राजकीय कोष का जो व्यय है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसको लेकर के इसे आप रेल म्यूजियम में रख दिया जाए। इसके रखरखाव पे काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है, और राष्ट्रपति के निर्देश के बाद इन दोनों सलून को जो है वो रेल म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर लोग उस प्रदर्शनी को देख सकते हैं जहाँ पर इस ट्रेन को रखा गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये भी कहा अपने निर्देश में कि अब किसी भी ऐसे जो है सलून को बनाने के लिए की जरूरत नहीं है, ऐसे किसी भी प्रेसिडेंशियल ट्रेन को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो है राजकोष पर अतिरिक्त व्यय आएगा। इसको लेकर के रेलवे को जो उन्होंने निर्देश दिए, और उसके बाद अब रेलवे ने को इससे काफी ज्यादा बचत भी हुआ, क्योंकि उन दोनों ट्रेन के रखरखाव पर काफी ज्यादा खर्च होता था। और रेलवे ने उसके बाद जो है राष्ट्रपति से यह आग्रह किया कि वो महामहिम स्वयं से जो है वो रेल से यात्रा करे, और जिससे कि पूरे रेल परिवार को खुशी होगी, और साथ साथ जो भारतीय रेल है इसको लेकर के लोगों के अंदर भी एक मैसेज जाएगा। और धीरे धीरे जिस तरीके से अब कोरोना की लहर थोड़ी कमती जा रही है, तो रेलवे के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम खुद से रेल से यात्रा कर रहे हैं। तो रेलवे के लिए बहुत गौरवशाली क्षण रहा आज का, काफी ऐतिहासिक क्षण रहा। और साथ साथ जो रेलवे ने तैयारी की, इसके लिए उन्होंने जो है एक विशेष ट्रेन का प्रबंध किया। विशेष ट्रेन जो उनकी ट्रेन चलती है उन्हीं में एक विशेष ट्रेन का प्रबंध किया उन्होंने, और उसमें वो तमाम प्रोटोकॉल रखे, वो तमाम सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल के तहत आते हैं उनकी व्यवस्था की, ताकि महामहिम राष्ट्रपति उसमें सफर कर सके। और पहली बार राष्ट्रपति ने भी यह सहमति जताई कि वो इस ट्रेन से अपने गांव जाएंगे, अपने परोख जाएंगे, अपने गृह नगर कानपुर जाएंगे। निखिल जी, निश्चित तौर पर अब काफ़ी चुनौतीपूर्ण इस लिहाज से भी रही होगी रेलवे के लिए ये यात्रा की तैयारी करना, क्योंकि कोविड काल में निश्चित तौर पर तमाम सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ा होगा, और बहुत सारी सावधानियां बरती गई हैं इस पूरी यात्रा में। एक बार फिर से आते हैं अश्विनी के पास। अश्विनी, बहुत जल्दी से आपसे जिसको कहते हैं कि बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है कानपुर और उसके बाद लखनऊ में।
राष्ट्रपति जी का पहला पड़ाव जो है झीझक में होगा, वहाँ वो संवाद करेंगे अपने नज़दीकी लोगों से। रूरा में 10 मिनट का उनका ठहराव होगा और उसके बाद 7:45 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल स्वयं यहाँ पर उनकी अगवानी के लिए उपस्थित होंगे, माफ़ करिएगा। और उसके बाद कल का दिन उनका रिजर्व का है। कल वो यहाँ के शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, समाजसेवियों और बड़े जो गणमान्य व्यक्ति, व्यापारी मंडल और राजनीतिक के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। परसों उनके गांव में उनका पहला कार्यक्रम है। वो सीधे यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए गांव पहुँचेंगे। अपने पिताजी द्वारा बनवाए गए मंदिर में अपनी कुलदेवी की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक विद्यालय में उनका नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम है। 2-3 कार्यक्रम उनके गाँव में सटे हुए और अन्य कार्यक्रम है, जहाँ पर उनका सार्वजनिक अभिनंदन और उनका सार्वजनिक सम्मान और अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद एक दिन बाद वो यहीं से इसी रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाएंगे 10:15 के आसपास, और लखनऊ एक दिन के और प्रवास के बाद 29 तारीख को वो विशेष विमान के जरिए दिल्ली वापस पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, बने रहिए आप हमारे पास से। एक बार फिर से चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, रेलवे के लिए जब बात की जा रही है कि रेलवे के लिए बड़ा गौरव का दिन है, ये किस तरह की तैयारियां रेलवे की तरफ से की गई, और ये भी जानना समझना चाहेंगे कि कितना आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रपति की यात्रा है ये प्रेरणा स्रोत साबित होगी आम लोगों के लिए, आम लोगों का जो रेलवे से कनेक्ट है वो और मजबूत होगा। अभी भी रेलवे को भारत की लाइफलाइन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल निखिल, देखिए रेलवे भारत की लाइफलाइन है और रेलवे भारत की लाइफलाइन आगे भी रहेगी, क्योंकि आप इस पूरे महामारी कोरोना के समय भी अगर नजर डालें तो भारतीय रेल की भूमिका सबसे अहम रही है लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में। दूर दराज से देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने में उनके गृह नगर तक पहुंचाने में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की गति को कैसे बनाए रखना है, इस पर भी रेलवे का पूरे कोरोना महामारी के समय भी पूरा फोकस रहा। चाहे वो अनाज को साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक पहुंचाना हो, अन्नपूर्णा एक्सप्रेस चलाना हो, इसको लेकर के रेलवे ने अपनी जो सेवाएं हैं उसको जारी रखा। दूध की ट्रेन, स्पेशल दूध की ट्रेन चलाई, दुग्ध स्पेशल के नाम से उन्होंने कभी आंध्रा से रेणुकूटा जैसे वहां से ट्रेनें जो है वो दिल्ली तक आई, वो नॉर्थ इंडिया तक आई। कई जगहों पे रेलवे ने, अभी आपने देखा होगा कि जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर रेलवे की क्या भूमिका रही। रेलवे ने दूसरे जगहों से, दूसरे राज्यों से, हर राज्य में जो है ऑक्सीजन की जो टैंकर वो रेल के जरिए पहुंचाए। तो रेलवे ने पूरा कोरोना काल में अगर हम देखें तो रेलवे की जो भूमिका रही वो बिल्कुल लाइफलाइन की तरह चलती रही इस देश में। रेलवे ने काफी कुछ इस कोरोना के समय में देश की अर्थव्यवस्था को कहीं भी गिरने नहीं दिया, अपनी मजबूती वो सामने रखा, और पैसेंजर्स को लेकर के हो या अर्थव्यवस्था को लेकर के रेलवे ने काफी कुछ काम किया है। ऐसे में रेलवे के लिए अब समय आ गया है कि पैसेंजर सेवा के अलावा भी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी गति मिले, साथ साथ जो टूरिज्म हो उसमें भी रेलवे का इजाफा हो, क्योंकि रेलवे की जो आमदनी है मालगाड़ियों से भी है, टूरिज्म से भी है। और रेलवे जिस तरीके से अभी कई सारी ट्रेनें बंद भी रही, लेकिन उसके बावजूद पैसेंजर्स मेल ट्रेन रेलवे जहां जरूरत रही वहां पे उन्होंने पर्याप्त मात्रा में रेलगाड़ियां चलाई। तो अब जरूरी है कि अब टूरिज्म को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए इसको। और रेलवे के कई सारी ट्रेन चलती है, चाहे बौद्ध एक्सप्रेस को ले ले आप, रामायण एक्सप्रेस को ले ले, या फिर कई सारी जो अलग अलग राज्यों के अंदर जो है वो टूरिज्म पैकेज को लेकर के रेलवे की ट्रेन चलती है। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति महामहिम स्वयं अगर रेलवे से यात्रा करते हैं तो लोगों के अंदर भी एक संदेश जाएगा कि अब वो रेल से यात्रा कर सकते हैं, अपने टूरिज्म की ओर वो बढ़ जा सकते हैं, वो पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। और ऐसे में रेलवे की ओर उनका फोकस इसलिए भी जाएगा क्योंकि महामहिम खुद से इस यहां से यात्रा कर रहे हैं। और महामहिम की भी अगर यात्रा की बात करें तो वो काफी लंबा सफर कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति के तौर पर भी देखें तो काफी लंबा सफर है ये, दिल्ली से कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, तो ये काफी लंबा सफर है। तो रेलवे का ये बराबर से प्रयास रहा है कि इस यात्रा के जरिए पूरे देश में ये संदेश जाए कि रेलवे जो है किस तरीके से देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभा रहा है। निखिल, बिल्कुल, रेलवे देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभा रहा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस रेल से यात्रा करके एक बार फिर से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बार अश्विनी के पास चलेंगे। चलते चलते अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने राष्ट्रपति के अंतर यात्रा की बात की, वो एक बार फिर अपने पुराने दिनों में पहुंचेंगे। झींझक और रूरा के जो रेलवे स्टेशन की बात की आपने, स्मृतियाँ निश्चित तौर पर जीवंत होंगी, ताज़ा होंगी। आम लोग जो हैं, जो उस पूरे इलाके में राष्ट्रपति से कभी जुड़े रहे हैं या राष्ट्रपति पर अपना गर्व करते हैं, वो उस इलाके से आते हैं, उनका क्या कहना है, आम लोगों के क्या रिएक्शंस हैं?
निखिल जो आप कह रहे हैं वो बेहद भावुक क्षण होगा स्वयं राष्ट्रपति जी की अपनी यात्रा अंतर यात्रा के दौरान भी। अगर आपका जो नज़दीकी स्टेशन है जहाँ से आप आते जाते रहे वहाँ की दरो दीवार, पेड़, नल, टोटी, आने जाने के रास्ते, जो भी रास्ते हैं वो सब आपके दिमाग में पहुँचते और उनसे एक कनेक्ट होता है, उनसे एक प्रेम होता है। और जन्मभूमि का प्रेम या फिर मातृभूमि का प्रेम एक अलग तरीके का प्रेम होता है। कितनी जेठ की तपती दोपहरी में आदमी वहाँ बैठ कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश किया होगा और किन किन मनोभावों से आदमी गुजरता होगा। और उससे भी बड़ी अंतर यात्रा ये है कि एक सामान्य परिवेश से, सामान्य पृष्ठभूमि से चलते हुए ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती है कि किस तरीके से ये अंतर यात्रा अपने शिखर यात्रा पर पहुँचती है और एक सामान्य अपने परिवेश का व्यक्ति राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर भी पहुँचता है। ये भी हमारी एक खूबसूरती है। दूसरी आप जो अपेक्षाएं कर रहे हैं, लोगों को दरकार है, शिद्दत से दरकार है कि महामहिम उनके इस क्षेत्र के लिए, खासकर कि वो जो दोनों रेलवे स्टेशन हैं अभी भी वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनों का आवागमन के समय स्टॉपेज नहीं है। तो लोगों की ये मांग है, 2-3 लोगों ने ये कही कि 2-3 स्पेशल ट्रेन जो दिल्ली के लिए जाती है उनका वहाँ पर स्टॉपेज हो। 1-2 लोगों ने ये कही, कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर कुछ रोजगार के अवसर हों। लोगों की अपेक्षाएँ ये हैं कि महामहिम के केवल कहने भर से या महामहिम के केवल प्रयास की तो ज़रूरत ही नहीं है, उनकी इच्छा मात्र से ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो सकती हैं, क्योंकि सर्वाधिकार संपन्न और उनकी अनुकंपा के आधार पर कुछ भी संभव हो सकता है। तो लोग लालायित भी हैं, बेहवल भी हैं, भावाभिभोर हैं और साथ ही साथ उत्साहित भी हैं। और लोगों को ये है दरकार कि कोई स्थायी रोजगार का साधन, स्थायी यहाँ के आधारभूत संरचना में निर्माण, स्थायी चीज़ें जो कि यहाँ के युवाओं के भविष्य को और बेहतर कर सके, कुछ ऐसा हो जिसकी दरकार लोगों की, बड़े शिद्दत से लोगों को इस बात की दरकार है महामहिम राष्ट्रपति से। निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है ये यात्रा। दोनों संवाददाताओं का, अभिषेक आपका और अश्विनी आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्यों की और केंद्र की ओर से ऑक्सीजन आवंटन के ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टीम ने अपने निष्कर्ष में पाया है कि दिल्ली ने अप्रैल 25 से 10 मई के बीच अपनी ज़रूरत से लगभग 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की, जिसके चलते 12 सबसे ज़्यादा केस वाले राज्यों में ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से 1140 मीट्रिक टन यानी 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया गया, जो हॉस्पिटल में मौजूद बेड के सामर्थ्य के लिहाज से 289 मीट्रिक टन से 4 गुना ज्यादा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ऐतराज के बावजूद 700 मीट्रिक ऑक्सीजन की सप्लाई हर रोज दिल्ली को सुनिश्चित करने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने माना था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी केंद्र से मिली ऑक्सीजन पर जवाबदेही जरूरी है और ऐसे में इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की ऑडिट की मंजूरी देते हुए एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में टीम का गठन किया था। और अब इस टीम ने पाया है कि दिल्ली में जितनी ज़रूरत थी उस मात्रा से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया, उसकी मांग की गई। और ऑक्सीजन आवंटन के लिए ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टीम के निष्कर्ष पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि ऑक्सीजन की मांग जितनी थी उससे 4 गुना ज्यादा की और बाकी प्रदेशों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, उनको कमी पड़ी। शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की और वो भी ऐसे क्राइसिस के समय में जब पूरे देश के तमाम राज्यों को ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑक्सीजन आवंटन के ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टीम के निष्कर्षों के बाद भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल सरकार ने की है, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल स्थापित किया था। उस पैनल की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की जरूरत 4 गुना बढ़ाकर दिखाई गई थी। अरविंद केजरीवाल ने ये जघन्य अपराध किया है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा,
वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो बीजेपी ने इसे जघन्य अपराध बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल स्थापित किया था। उस पैनल की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की जरूरत 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर दिखाई गई। और इस पूरी खबर पर ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट से और शैलेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं बीजेपी से। दोनों संवाददाता हमारे साथ में इस वक्त न्यूज रूम से एक साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये रिपोर्ट कहती है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, क्या उस क्राइसिस के दौरान जब कोर्ट में मामला आया था तो अदालत का क्या कुछ कहना था, और कब और कैसे ये ऑडिट करने की बात सामने आई, और क्या कुछ कह रही है ये ऑडिट रिपोर्ट? जी निखिल, सबसे पहली बात ये कि जो पूरे आंकड़े हैं ये पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा एक डेटा रखता है अपने पास, क्योंकि जो टैंकर्स थे, ऑक्सीजन टैंकर्स, और हॉस्पिटल्स में जो टैंकर्स थे उनकी सारी जानकारी, उनमें कितनी ऑक्सीजन भेजी गई, कितने टैंकर्स आए, ये सारी जानकारी संगठन के पास होती है। तो उस पर आधारित सूचना में ये पाया गया कि लगभग 4 गुना ज़रूरत से ज़्यादा मांग की गई ऑक्सीजन की। और इसका असर ये दिखा निखिल कि कई राज्य हैं, आप ये कह सकते हैं कि पूरा उत्तर भारत जो है वो इससे प्रभावित हुआ, बाकी के राज्य, क्योंकि उनके कोटा जो ऑक्सीजन का था उसको भी दिल्ली भेजा गया इस डिमांड के कारण। इसके अलावा एक बात और ये आई कि दिल्ली को जब ये सप्लाई की भी गई बढ़े हुए आंकड़ों के बाद, तो वो उसको पूरी तरह एकोमोडेट नहीं कर पाए, पूरी तरह से उसको स्टोर नहीं कर पाए। कई जगहों पर टैंकर फंसे रहे, इसकी वजह से 4-4 दिन तक इस तरह के भी आरोप इस रिपोर्ट में लगाए गए हैं। और जहाँ तक कोर्ट की सुनवाई की बात की जाए तो यही आंकड़े कोर्ट में बताए गए थे कि हमको हर दिन 900 से 1000 या 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और काफ़ी वाद विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलिए कम से कम 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को हर दिन उपलब्ध कराई जाए। हालांकि जब आप बता रहे थे कि आंकड़े जो अगर बेड्स के हिसाब से बात की जाए तो 289 मीट्रिक टन की ज़रूरत बैठती है। तो इसको लेकर के अब ये साफ हो रहा है कि काफ़ी एक पैनिक वाली स्थिति बन गई थी दिल्ली की जो पूरी डिमांड थी उसके 4 गुना होने की वजह से। और इस पर जाहिर है राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है कि क्यों दिल्ली सरकार ने इस तरह के बढ़े हुए आंकड़े कोर्ट को बताए, जिससे पूरी तरह से एक अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई पूरे उत्तर भारत में। बिल्कुल, तो क्या कुछ कोर्ट का इस पर कहना है, ये जवाब हम आपसे बाद में लेंगे। आपने जो राजनीति का जिक्र किया उसके बारे में शैलेंद्र मिश्रा से बात कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इस पर प्रतिक्रिया इस पर राजनीति के लिए मैं सवाल आपको बताता हूं, आप शैलेंद्र से वो सवाल करें कि सबसे पहले तो जघन्य अपराध बताया है, केजरीवाल के ऊपर शुद्ध राजनीति करने का आरोप लगाया है बीजेपी की तरफ से। क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का, और क्या कुछ बताएंगे शैलेंद्र इस पूरे सिनेरियो में राजनीति को? शैलेंद्र, निखिल पूछ रहे हैं कि इसको लेकर के आज बड़ा तीखी प्रतिक्रिया आई बीजेपी की तरफ से और इसको जघन्य अपराध कहा गया है, और आम आदमी पार्टी हालांकि बचाव कर रही है। आप देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये आरोप लगाया गया बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से कि दरअसल ये जानबूझकर एक सुनियोजित साजिश के तहत सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम करने के तहत ये केजरीवाल और दिल्ली सरकार ने काम किया है। और जब ऑडिट की बात हुई तो कोर्ट में ऑडिट का विरोध किया, और जैसे ही ऑडिट शुरू हुई तैसे ही मनोज सिसोदिया ने कहा कि अब दिल्ली के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, जहां से ऑक्सीजन आ रहे हैं उनको बोला गया कि आप ऑक्सीजन मत दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब ऑक्सीजन आ रही थी तो कोई स्टोरेज की सुविधा नहीं थी। तो दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि जो मौतें हुई हैं बत्रा हॉस्पिटल या दूसरे जो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से, उसके जिम्मेदार केजरीवाल है। और जिस तरह से एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई जिसका 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा, तो ये दिखाता है कि दरअसल उनकी पूरी मंशा 100% विज्ञापन में थी और 0%
कोविड प्रबंधन में थी और एक जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए केजरीवाल को। तो एक तरह से एक सीधा और गंभीर आरोप है कि जानबूझकर पूरे देश में एक पैनिक हो ऑक्सीजन कमी को लेकर और 12 राज्यों को जो नुकसान हुआ इसकी वजह से, तो वो एक जवाब देना चाहिए दिल्ली सरकार को कि इस तरह की उन्होंने काम क्यों किया, कोविड प्रबंधन पर ध्यान देने की बजाय ऑक्सीजन को लेकर राजनीति, ऑक्सीजन सियासत क्यों की। तो ये एक बहुत गंभीर आरोप है बीजेपी की तरफ से जब ये रिपोर्ट सामने आई है। जी, निश्चित तौर पर सवाल बहुत बड़े इसमें खड़े होते हैं और सवाल ज़रूर आम आदमी पार्टी से पूछे जाएंगे। बस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे विकास, बहुत जल्दी से, कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का इस पे कहना है या क्या कुछ, कब ये रिपोर्ट संज्ञान मिलेगा अदालत? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो इसमें अभी फिलहाल सुनवाई इस हफ्ते नहीं कर रहा है। जब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, जिसकी संभावना इस बात की है कि जुलाई में अब कोर्ट इस मामले को सुने, तो ये जो रिपोर्ट है इस पर जाहिर है सॉलिसिटर जनरल दोबारा कहेंगे कि वो लगातार जो बात कहते रहे थे वो बात अब आंकड़ों से पूरी तरह साबित हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और शैलेंद्र का, दोनों लोगों का, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास से आज देश भर में 51,667 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन लगातार 43वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार इन मामलों में से कम हो रही है और जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना जो बीमार होने वाले लोग हैं उनकी संख्या घट रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 51,667 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 64,527 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.66% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,12,868 है। तो पिछले 24 घंटे में 64,527 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 96.66% हो गया है। देश भर में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6,12,868 हो गई है। और देश में कोरोना की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 24 जून तक कुल 39,95,68,448 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें 24 जून को 17,35,781 नमूनों की जांच की गई। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 30,79,48,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। पिछले 24 घंटों में 60,73,912 कोविड टीके लगाए गए हैं। तो ये थी बात कोरोना के खिलाफ जंग की, और अब बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों की। आज 25 जून है और ऐसे में बात कर लेते हैं आपातकाल की। भारत के सुनहरे इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों की गाथा किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर उसकी शानदार सफलता की कहानी सारे विश्व को प्रेरणा देती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई। 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल थोप दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। एक पार्टी, एक परिवार के शासन को बनाए रखने के लिए क्या राजनीतिज्ञ, क्या मीडिया और क्या आम लोग, हर किसी की आवाज को निर्ममता से कुचल दिया गया। विपक्षी पार्टी के नेताओं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया। उन्हें यातनाएं दी गई, प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया, आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। देश भर में तानाशाही आदेशों की बाढ़ सी आ गई। 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने तक दमन का ये दौर चलता रहा। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस को 1977 के चुनावों में करारी शिकस्त मिली थी और आपातकाल खत्म हुआ और लोगों के हौसले, जज्बे और असीम धैर्य की बदौलत देश में लोकतंत्र का सूर्य एक बार फिर चमक उठा। तो आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1975 से 1977 के दौरान सुनियोजित तरीके से संस्थानों का विनाश देखा गया। आइए हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरें। इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार को कुचला। हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। और आपातकाल के 46 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। 21 महीनों तक निर्दयी शासन की क्रूर यातनाएं सहते हुए देश के संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग व बलिदान को नमन। 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ व अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी। असंख्य सत्याग्रहियों को रातों रात जेल की कालकोठरी में कैद कर प्रेस पर ताले जड़ दिए गए। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर संसद व न्यायालय को मूक दर्शक बना दिया गया। तो आपातकाल को याद किया जा रहा है, उसके जो दुर्दिन थे उसको लोग याद कर रहे हैं और उसके खिलाफ संघर्ष करने वालों को नमन किया जा रहा है। इसमें तमाम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, ऐसे शहीदों को भी नमन किया जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं पर कुठाराघात करने के लिए जिस तरह संविधान का दुरुपयोग हुआ उसे कभी भूला नहीं जा सकता। आज भी वो दौर हम सभी की स्मृतियों में ताजा है। इस दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में आंदोलन भी हुए और लोगों ने न जाने कितनी यातनाएं सही। उनके त्याग, साहस और संघर्ष को हम आज भी स्मरण करते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा में जिन लोगों की भी भूमिका रही है, मैं उन सभी को नमन और अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 25 जून 1975 का दिन देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के करोड़ों लोगों ने अपना सर्वस्व लगाकर संघर्ष किया। उन्होंने यातनाएं झेली और जेल गए। उन सभी लोकतंत्र के रक्षकों को मेरा नमन। तो देश में तमाम जगहों पर आज जो जिस तरह से 25 जून पर 46वीं बरसी मनाई जा रही है और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के उन रखवालों को लोग नमन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोची शिपयार्ड लिमिटेड पहुंचकर देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पर किए गए काम का प्रत्यक्ष रूप से जायजा लेना खुशी की बात है। ये भारत का गर्व और आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट को एनडीए सरकार ने अनुमति दी थी। हाल में कोरोना के बावजूद इसमें काफी प्रगति हुई है। It was a pleasure to review firsthand the work being done on the indigenous aircraft carrier, which is India's pride and a shining example of Atmanirbhar Bharat. Commissioning of this indigenous aircraft carrier next year will be the fitting tribute to the 75 years of India's independence. I also reviewed Project Seabird at Karwar, which will be the largest naval base of the Indian Navy in future. The government is fully committed to a strong Navy, and these two projects are examples of our unwavering focus and our impetus to modernization. Harnessing India's indigenous industry and know-how is a key priority. और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलवान गतिरोध के दौरान नौसेना की सक्रिय अग्रिम तैनाती ने हमारे इरादे का संकेत दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन किसी भी घटना के लिए तैयार भी हैं।
The Indian Navy remains poised and combat ready to tackle any challenge, and Navy's proactive forward deployment during the Galwan standoff signaled our intent that we seek peace but are ready for any eventualities. Our efforts are in alignment with the Honorable Prime Minister's vision of Sagar, or security and growth for all in the region, and the wider goal of a free, open and inclusive Indo-Pacific to ensure peace and stability in the region. धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज सुबह से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। ईडी का जांच दस्ता करीब 8 बजे देशमुख के ठिकाने पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मुकदमे और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय देशमुख के खिलाफ समानांतर जांच कर रही है। अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बंबई उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और फिर देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि देशमुख ने अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें खत्म हो चुकी हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। नारदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मंत्री मलय घटक को कहा है कि वो कोलकाता हाई कोर्ट से दोबारा हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगे। नारदा मामले में सुनवाई को सीबीआई कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी और मलय घटक के हलफनामे को स्वीकार करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों ने एफिडेविट दाखिल करने की अनुमति मांगी, जो अदालती कार्रवाई के तौर तरीके के विपरीत थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हलफनामा मंजूर करने के लिए 28 जून तक हाईकोर्ट के मामले नए सिरे से एप्लीकेशन हाईकोर्ट के सामने नए सिरे से एप्लीकेशन ममता बनर्जी और मलय घटक को दाखिल करना होगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि छात्र ट्विटर या फेसबुक के जरिए अपनी शंकाएं या सुझाव साझा कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यूनान और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे, जहां वे द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा करेंगे और मंत्री स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को यूनान और इटली की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि 25 और 26 जून को उनकी यूनान यात्रा द्विपक्षीय होगी, जहां वे यूनान के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी वे अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बागची ने कहा कि इसके बाद विदेश मंत्री इटली जाएंगे, जहां उनका G20 मंत्री स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। तो अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में व्यापार प्राइम के लिए ले चलेंगे आपको अपने सहयोगी अजय मिश्र के पास। अजय, बहुत स्वागत है आपका। क्या खबरें बताएंगे आप व्यापार जगत से आज? धन्यवाद निखिल। वित्त मंत्री ने निवेशकों को क्या भरोसा दिलाया है, उसी से शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक निवेशकों को विश्वास दिलाया है कि देश में हो रहे आर्थिक सुधारों के चलते कारोबार के लिए भारत सबसे बेहतरीन जगह है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की ओर से आयोजित एक समारोह में वित्त मंत्री ने निवेशकों से हाल ही में किए गए एफडीआई रिफॉर्म, निजीकरण की नीति और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठाने के लिए भारत में निवेश करने का आह्वान किया। वित्त मंत्री ने निवेशकों को जानकारी दी कि देश का वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.3% रहा है, जबकि बजट में इसके 9.5% होने का अनुमान जताया गया था। उन्होंने कहा कि कोविड के महामारी के बावजूद देश में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, जो देश में संगठित होते कारोबार और बेहतर टैक्स कंप्लायंस की ओर इशारा करता है। सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट, डेल,
मास्टरकार्ड, मेटलाइफ इंश्योरेंस, वॉर्गर पिंकस और सॉफ्ट बैंक जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने अमेरिकी निवेशकों के साथ सहयोग और आगे बढ़ाने का इरादा जताते हुए साल में 2 बार बातचीत की पेशकश की है। और अब खबर शेयर बाजार से। शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला। आज बीएसई का सेंसेक्स करीब 155 अंकों की तेजी के साथ 52,854 पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 40 अंकों की तेजी के साथ 15,831 के अंक पर खुला। इस वक्त भी बाजारों में तेजी का माहौल है। और देखिए, जो मेटल स्टॉक्स कल गिरे थे वहां पर आज अच्छी खासी बढ़त देखी जा रही है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे जो स्टॉक्स हैं उनमें तेजी है। एक्सिस बैंक, एसबीआई के शेयर भी बढ़े हैं। रिलायंस, एशियन पेंट्स, एचयूएल, एनटीपीसी और यूपीएल में इस वक्त गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। उधर रिलायंस के शेयरों में भी गिरावट देखी जा रही है। कंपनी ने अपने सालाना आम सम्मेलन में क्लीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। साथ ही कंपनी ने 2021 के अंत तक ऑयल टू केमिकल बिजनेस में 20% हिस्सेदारी सऊदी अरमेको को बेचने की प्रक्रिया को भी पूरा करने का भी विश्वास जताया है। बीते 6 हफ्तों में कंपनी के शेयर 17% बढ़ चुके हैं, जबकि शुक्रवार को इसमें 2.5% तक की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने कहा है कि गूगल और रिलायंस का सहयोग से बनाए जा रहे सस्ते स्मार्टफोन को बाजार में 10 सितंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। निखिल जी, बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज के इस दौर में जब हम तमाम संघर्षों से एक तरह से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और आत्मनिर्भर होने की कोशिश में हैं, तो ये जो व्यापार जगत की खबरें हैं कहीं ना कहीं हमें राहत देती हैं, हमारे प्रेरणा देती हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है खास। इसी के बाद खेल लगा था। इसी घर को की हमने सारी कहा कि चीजें कैसे महंगी हो मिल जरूरी करेंगे। है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए, जैसे वंडर सीमेंट। भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे घर कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी दम घुटने से हुई मौत। बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। हम आपको अब दिखाएंगे खेल जगत से जुड़ी खबरें। और खेल जगत की खबरें लेकर हाजिर हुए हैं हमारे सहयोगी गौरव। गौरव, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ है खबरें खेल जगत से? शुक्रिया निखिल। और खेल जगत में आज शुरुआत करेंगे खेल की खबरों की शूटिंग से, जहां सौरभ चौधरी ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप के पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जबकि अभिषेक वर्मा फाइनल में 5वें स्थान पर रहे। 19 साल के सौरभ ने क्वालिफाइंग दौर में 581 का स्कोर बनाया, जबकि फाइनल में उन्होंने 220 का स्कोर हासिल किया। वहीं अभिषेक ने भी क्वालिफाइंग दौर में 581 का स्कोर किया, लेकिन फाइनल में वो 189.3 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहे। बात कर लेते हैं कोपा अमेरिका की। कोपा अमेरिका में उरुग्वे का शानदार खेल जारी है। टीम ने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में बोलीविया को 2-0 से हरा दिया। मैच के 40वें मिनट में बोलीविया ने जायरो कोंट्रोस ने आत्मघाती गोल दागा। इसके बाद अनुभवी स्ट्राइकर एडिनसन कावानी ने 69वें मिनट में दूसरा गोल किया।
उरुग्वे की जीत सुनिश्चित कर दी इस गोल के बाद। वैसे उरुग्वे की टीम अब ग्रुप स्टेज में अपना अंतिम मुकाबला सोमवार को पैराग्वे के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद इस बात का फैसला होगा कि क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के सामने कौन सी टीम होगी। बात करते हैं ओलंपिक क्विज की। ओलंपिक खेलों के प्रति जागरूकता व टोक्यो ओलंपिक 2020 के उपलक्ष्य में साई की ओर से क्विज का आयोजन चल रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 21 जुलाई तक चलेगा। तो इस क्विज में आप भी भाग ले सकते हैं और इस पर भाग लेने के लिए आपको इस लिंक पर लॉगिन करना होगा। लिंक है https:/quiz.my.in/quiz/road-to-Tokyo 2020। तो इस पर लॉगिन करिए और क्विज खेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी निखिल के पास। बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमसे साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। विश्व प्राइम में सबसे पहले खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 20 साल के लंबे युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों का सहयोग करने वाले अफगानिस्तान के लोगों की भी हर संभव मदद की जाएगी। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार अमेरिकियों की मदद करने वाले अफगान नागरिकों और उनके परिजनों को दूसरे देशों या अमेरिकी क्षेत्रों में बसाने की तैयारियां हाल ही में तेज हुई हैं। इनके आवेदनों को अलग कर दिया गया है। हालांकि अफगान नागरिकों को कैसे बसाया जाएगा, इस बाबत योजनाओं को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि बाइडेन प्रशासन लोगों की पहचान करना शुरू कर चुका है। इन लोगों को सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी से पहले ही अफगानिस्तान में से बाहर बसाया जाना है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना पर कहा है कि इस योजना पर एक द्विदलीय समझौते की मांग की जा रही है। बाइडेन प्रशासन इस पैकेज पर सहमति बनाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। रिपब्लिकन पार्टी को इस योजना में कई आपत्तियां हैं। इसके साथ ही उसे धनी लोगों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी ऐतराज है। इस पैकेज के तहत राष्ट्रपति बाइडेन ने इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रिड टेक्नोलॉजी, जन परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में निवेश और टैक्स रियायत देने का प्रस्ताव रखा है। विश्लेषकों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के विरोध के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज को पास कराने की स्थिति में है। उसके पास 100 सदस्यीय सीनेट में 50 सदस्य हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति का एक अतिरिक्त वोट भी उसके साथ है। लेकिन बाइडेन प्रशासन की मुश्किल यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सीनेटर जो मेंचिन और क्रिस्टियन सिनेमा को वोट उनका निश्चित नहीं है। वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ विपक्षीय सहमति बनाने में इसीलिए जुटा हुआ है। और उत्तराखंड के पौड़ी जिले के वर्कस गांव में आज कोविड-19 का एक भी मरीज नहीं है। ये गांव एक बानगी है कि कैसे प्रशासन और ग्रामीणों की मुस्तैदी ने गांव को कोरोना संक्रमण के प्रभाव से मुक्त किया है। जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। जाग दो है जैना मेरा मन खेमा मन ख्याता है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी पौड़ी जिले की ग्राम पंचायत के वर्ष लोक भाषा में गांव के बाशिंदों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। फालतू नहीं होने जाने कोई जरूरत नहीं। अपना घर में रहा और अपना घर में रहा तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। गांव की आबादी महज 691 लोगों की है। कोरोना से बचाव का ये मंत्र हर रोज यहाँ फूंका जाता है। दूरी बढ़ावा कोरोना भगावा मेरा प्रभु। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए तमाम तैयारियां की हैं। गांव में सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए हैं। गांव को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। बचाव के लिए आवश्यक दवाइयां बांटी गई हैं। लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके अपनाने की सलाह दी जा रही है। कोविड समिति का गठन किया। उस कोविड समिति में हमने जितने भी हमारे जो युवक मंगल दल, नवयुवक महिला मंगल दल और हमारे जो वार्ड मेंबर हैं, सबको समिति में एक साथ रखा। एक व्हाट्सएप नंबर हमने उसका ग्रुप से जोड़ा और उसके बाद जो है कि हम पूरी तरह से अपने पूरी ग्राम सभा को इस कोरोना से बचाने में सक्षम रहे। गांव में पहले 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे,
जिन्हें घर में आइसोलेटेड किया गया, जरूरी सहायता दी गई और आज वो स्वस्थ हैं। मेरे को दवाइयाँ मिली थी और घर की दवाइयाँ खाई, पॉजिटिव आया था। मैंने जो है दवाइयाँ खाई, घर का इलाज भी कराया और पौड़ी से कुछ लोग आए थे मुझे देखने, हालचाल पूछने के लिए, पर मैं आप स्वस्थ। पूरे जिले में व्यवस्थित ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। गांव आने वाले व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। जिस घर में लोग बाहर से आ रहे होते हैं वो ग्राम पंचायत को सूचित करता है। इस तरह से गांव में कौन कब आया और कब आने वाला है इसकी सूचना मिल जाती है। उन्हें ग्राम पंचायत घर में बने क्वारंटीन सेंटर में 7 दिन रखा जाता है। जांच होती है और ठीक पाए जाने पर व्यक्ति को उसके घर जाने दिया जाता है। चेकअप पर अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसको जो बगल के जो PSC CSC है वहाँ पे उनको भेज दिया जाता है। अगर कोई हल्का फुल्का है तो गांव में ही उसमें होम क्वारंटीन कर दिया जाता है। आज इस गांव में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। प्रशासन की मुस्तैदी और ग्रामीणों की समझदारी ने कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाई। जरूरत अब इस बात की है कि इस सिलसिले को बनाए रखा जाए। जनपद पौड़ी के केवर्स गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमने यहां पर जायजा लिया है कि किस प्रकार से कोविड-19 के संक्रमण से मुक्ति के लिए प्रशासन और आम जनता मिलकर के यहां पर प्रयास कर रहे हैं। तमाम सुविधाओं को यहां पर जुटाया गया है और इसकी सफलता भी देखने को मिली है कि गांव में अब एक भी मामला कोविड-19 का देखने को नहीं मिलता है। कैमरामैन शुभम के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, केवर्स गाँव, पौड़ी गढ़वाल। तो कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और ज़रूरत है कि इसकी निरंतरता को बनाए रखा जाए। कोविड अप्रोप्रिएट जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन हम सभी करना चाहिए। मास्क लगाइए, हाथों को धुलिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। और अब हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की बात। मिड डे प्राइम में आज के एपिसोड में बस अब इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको लिए चलते हैं फ्रांस की प्रागैतिहासिक लेक्सॉक्स गुफाओं में। दरअसल वर्चुअल रियलिटी के जरिए लोग अब इन गुफाओं को देख सकते हैं। गुफाओं में 1963 में जनता के लिए इन्हें बंद कर दिया गया था। इन गुफाओं में 17,000 साल पहले के चित्र हैं। आप लीजिए इन चित्रों का मजा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुधा पटेल जो देख नहीं सकती, लेकिन इसे उन्होंने कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मुझे कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। मुझे पता ही है कि भगवान ने एक चीज नहीं दी, बाकी तो बहुत सारी चीजें दे दी है। दिमाग ठीक दिया है, शरीर ठीक दिया है, आत्मा ठीक दी है, तो मैं बहुत सारे काम उसके जरिए कर सकती हूँ। मेरे सामने तो 8 लोग खड़े थे और मैं जीत गई। तो जिस दिन मैं जीत गई उसी दिन पहले तो कम्युनल राइट्स हो गया। गांव वालों को लगा ये डिसीजन फास्ट ले सकती है, गांव के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखती है।
Namaste India. Namaste land. Namaskar and welcome to Midday Prime. Over the next 1 hour, this is the place to be for news and updates from India and the world, also from the world of business and sports, and time permitting, also from the world of art and culture. But President Ramnath Kovind will be visiting his birthplace and he'll be traveling by train. Let's begin with all the big news at this hour. President Ramnath Kovind, along with his wife, boards a special train from Safdarjung railway station for his native place in Kanpur in Uttar Pradesh. It's after 15 years that an incumbent president has undertaken a train journey. In 2006, President APJ Abdul Kalam visited Chandigarh and Dehradun by train. The Delhi government had sought 4 times more oxygen than they required. The Supreme Court Oxygen Audit Panel puts the Delhi government in the dock. The BJP terms it as unbelievable, says Arvind Kejriwal, and Delhi government politicized oxygen supply when COVID was at its peak. Prime Minister Narendra Modi remembers the dark days of emergency, says the emergency period witnessed systematic destruction of institutions. Also remembers all those greats who resisted the emergency and protected the Indian democracy. On completion of 46 years of emergency, Union Minister Amit Shah, Nitin Gadkari term emergency as a dark chapter in India's history. Defence Minister Rajnath Singh visits the country's first indigenous aircraft carrier, which is in an advanced stage of construction by the Indian Navy. Says commissioning of IAC next year will be a befitting tribute to 75 years of India's independence. In a money laundering case, the ED conducts raids at former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh's premises across Mumbai and Nagpur. The ED probe relates to the CBI's FIR against Deshmukh in the case. The Mumbai Police Commissioner Parambir Singh had levelled serious corruption allegations against Anil Deshmukh. Fresh cases of COVID-19 continue to decline in the country. The vaccination campaign picks up pace with the total jabs now crossing 30 crore 79 lakh. And active cases in India have reduced to 6 lakh 12,000. The recovery rate increases to 96.66%. The Union Education Minister, Ramesh Pokhriyal Nishank, to hold discussions with students today. They're going to discuss their concerns and also queries related to the evaluation of CBSE exams. The External Affairs Minister S. Jaishankar to leave on a 2-day visit to Greece and Italy today. And to make a bilateral visit to Greece, will be attending also a meeting of the foreign ministers of G20 countries in Italy. So as always, here's the big story up first. President Ramnath Kovind, along with his wife, embarked on a journey to Kanpur on a special presidential train today from Safdarjung railway station in Delhi. The two will make 2 stopovers at Jhinjak and Rura off Kanpur Dehat, where the president will interact with his old acquaintances and also these are from his school days and also from the early days of social work that he was doing. And this is the first time that the president will be visiting his birthplace after he took over his present assignment, and his choice of the mode of journey by train is in line with the tradition of a number of presidents who took a train journey to connect with the people in various parts of the country.
It would be after 15 years now that an incumbent president will be making a train journey. The last time a president traveled by train was in 2006 when Dr. APJ Abdul Kalam had boarded a special train from Delhi to Dehradun to attend a passing out parade of cadets of the Indian Military Academy. On June 28, the president will board the train at Kanpur Central Railway Station to reach Lucknow for his two-day visit to the state capital. On June 29, he will return to Delhi by a special flight. Let's now move to our developing story. The Supreme Court's oxygen audit team has put the Delhi government in the dock for exaggerating the oxygen requirement by more than 4 times during the April 25 to May 10 peak of the second COVID wave. The Oxygen Audit Committee has noted gross discrepancy in actual consumption claimed in comparison to calculated consumption in the national capital. Meanwhile, the subgroup's interim report said that the Delhi government's claim of 1,140 metric tons was 4 times higher than the calculated consumption as per bed capacity formula, which was 289 metric tons only. The oxygen audit team also informed the Apex Court that the supply of excess oxygen to Delhi could have affected the supply to 12 states that had a high caseload at the time. On the 5th of May, the Apex Court had ordered the centre to supply 700 metric tons daily to Delhi, though the centre had argued that it was an inflated claim. However, the court held the accountability to states and union territories on oxygen received from the centre. The Supreme Court last month constituted a 12-member national task force to assess and recommend the availability and supply of medical oxygen and essential medicines to states and union territories. The oxygen audit panel was led by AIIMS Director Randeep Guleria and included Delhi Government Principal Home Secretary Bhupender Bhalla, Max Hospital Director Sandeep Budhiraja, and Jal Shakti Ministry Joint Secretary Subodh Yadav. The Union Minister Prakash Javadekar has lambasted the Delhi government. In a tweet, he said, "Actual oxygen consumption claimed was about 4 times higher than the calculated consumption, due to which other states had to bear the loss. Someone should learn to make a noise from the Delhi government." Well, the BJP national spokesperson Sambit Patra also hit out at the Delhi government over the Supreme Court's oxygen audit team report, and he said that data presented by the Oxygen Audit Committee in the report is shocking and that the Delhi government politicized the oxygen supply when COVID was at its peak. ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 times inflated oxygen requirement by Delhi. He further added that the Delhi government is spreading lies all over the country to hide its own failures of managing COVID-19, and he said that over 12 states had to suffer because of Delhi's inflated demands. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। Vikas Sarthi now joins us with more inputs on this. Well, Vikas, now that the Supreme Court knows the reality, the fact that it had ordered Delhi to have 700 metric tons at that time of liquid medical oxygen seems well in excess at that point of time. So, you know, what's the next stage? What's likely to happen to the Delhi government? Is the Supreme Court, likely to pronounce some sort of punitive measures?
Well, Mark, Supreme Court will hear this matter probably sometime in July, and then we'll go into this report. This is an interim report which has given by the sub group on the oxygen audit. Most of the figures which have been mentioned in this interim report are based on the figures given by Petroleum and Explosives Safety Organization, and that report had clearly said that there were 4 hospitals in Delhi which were reporting at least 4 times higher oxygen demand, though they didn't have so much ICU, so much COVID beds. Still, they were seeking a huge supply of oxygen. When this discrepancy was pointed out in a meeting, then suddenly that figure was corrected, and after that, it was found that the demand was somewhere around 289 metric tons. So definitely for some days there was a situation of panic, not only in Delhi but in the neighboring states as well, because of these miscalculations. Mark. Well, these miscalculations can also indicate that, you know, that all is not well underneath that, because of course there was a great need and a huge demand for oxygen. The reports were suggesting that, you know, people were short of oxygen. So what was happening to that oxygen that was supplied in the end, because of only 289 metric tons was used? Where did it go? That's another big question, isn't it? Mark, in fact, that much oxygen was not supplied. The 1140 metric ton was not available, in fact, for Delhi at that point in time. And then Supreme Court said that at least you should be given, that Delhi should be given at least 700 metric ton. Apart from it, it was also found by the expert group that states, including Delhi as well, there was not proper use of available oxygen. There were several issues which could have been addressed to avoid the wastage of supplied oxygen, and those recommendations have also been made in this interim report. Apart from that, this task force has also said that just like the LPG and CNG, there must be a pool, there must be a store of oxygen as well in the country, because what we have seen in the time of crisis that there was a huge gap in demand and supply. So there must be a kind of storage facility for oxygen, just like LPG and CNG supplies. Okay, thanks very much, Vikas, for those inputs. Moving on then to our next story. Let's take a look at fresh COVID data from across the country as released by the Ministry of Health. So India has reported 51,667 new cases in the last 24 hours, and with the country's active caseload now declining to 6,12,868. 2,91,28,267 total recoveries have been recorded across the country so far, with 64,527 patients recovering in the last 24 hours. The daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for the 43rd consecutive day. The recovery rate has also increased to 96.66%. The weekly positivity rate remains below 5%, currently at 3% in fact. And the daily positivity rate is at 2.98%, and that's less than 5% for 18 consecutive days, below 3% in fact. India also continues to cross milestone after milestone. This is in the vaccination drive. 30.79 crore vaccine doses have been administered so far under the nationwide vaccination drive. And of these, more than 60.73 lakh people have been vaccinated in the last 24 hours. And the Indian Council of Medical Research certifies that 39 crore 95 lakh 68,448 samples have been tested so far in the country, which include 17 lakh 35,781 samples which were tested yesterday. The central government continues to provide COVID vaccines through the free of cost channel, also through the direct state procurement category to states and union territories. And in total, over 30.54 crore vaccine doses have been provided to the states and union territories thus far. Of this, the total consumption, including wastage, is around 29.04 crore. So, over 1.5 crore COVID vaccine doses remain available with the states and union territories to be administered. Also, over 47 lakh vaccine doses are in the pipeline,
and they'll be received by the states and union territories in the next 3 days. Mumbai City will probe the fake vaccination drive case at length, and thus a special investigation team has been constituted under the Deputy Commissioner of Police, Vishal Thakur. So far, 10 accused have been arrested and FIRs have been lodged at 5 different police stations in this case. Recently, the Bombay High Court had given strict instructions to the BMC and the Maharashtra government to ensure such drives don't get conducted again. The High Court also sought a reply from the government by the 29th of June. So let's shift focus now. Our attention is now moving to our national prime segment. So it's been 46 years now since emergency was imposed on the country. It was for 21 months, imposed from 1975 to 1977 across the country. Prime Minister Narendra Modi remembered the dark days of emergency. He tweeted, "The period from 1975 to 77 witnessed a systematic destruction of institutions. Let us pledge to do everything possible to strengthen India's democratic spirit and to live up to the values enshrined in our Constitution." This is how the Congress trampled over our democratic ethos. We remember all those greats who resisted the emergency and protected Indian democracy. Terming emergency as a dark chapter in India's history, the Home Minister, Amit Shah, tweeted, "On this day in 1975, the Congress in its arrogance of power killed the world's largest democracy by imposing emergency in the country. Several satyagrahis were imprisoned overnight, curbing the freedom of press, taking away the fundamental rights of the citizens. They made the parliament and the court a mute spectator. The emergency imposed to quell the voices against one family is a dark chapter in the history of independent India. Salute to the sacrifice of all countrymen who fought relentlessly for the protection of the Constitution and democracy of the country while suffering brutal tortures of the ruthless rule for 21 months. The Union Minister Nitin Gadkari also took to Twitter saying 25th June 1975 was the darkest day in India's democracy and in the democratic history of our country. On this day, emergency was imposed in the country. Crores of people of the country fought with their all for the protection of democracy. They suffered tortures and went to jail. I salute all those defenders of democracy. Moving on then, the Union Defence Minister Rajnath Singh today visited the country's first indigenous aircraft carrier, which is in an advanced stage of construction by the Indian Navy. The Defence Minister also was accompanied by the Chief of Naval Staff, Admiral Karambir Singh. So after reviewing the aircraft carrier, the Minister said that the commissioning of the IAC next year is going to be a befitting tribute to 75 years of India's independence. He termed the indigenous aircraft carrier, or the IAC project, also Project Seabird, that he reviewed yesterday at Karwar. These are shining examples of Atmanirbhar Bharat, the Defence Minister said. He said that the Modi government is committed to building a strong navy. He also referred to the recent decision to acquire 6 submarines under Project 75 India. This is for 43,000 crore rupees. He said all these measures, which include Seabird, IAC Vikrant, they will increase the Navy's reach. It was a pleasure to review firsthand the work being done on the indigenous aircraft carrier, which is India's pride and a shining example of Atmanirbhar Bharat. Commissioning of this indigenous aircraft carrier next year will be befitting tribute to the 75 years of India's independence. I also reviewed Project Seabird at Karwar, which will be the largest
naval base of the Indian Navy in future. The government is fully committed to a strong Navy, and these two projects are examples of our unwavering focus and our impetus in India's indigenous industry and know-how is a key priority. Rajnath Singh also hailed the Navy's proactive forward deployment. This was during the standoff with the Chinese troops last year. He said that it signaled India's intent. India is defense ready for any hostility with China. The Indian Navy remains poised and combat ready to tackle any challenge, and Navy's proactive forward deployment during the Galwan standoff signaled our intent that we seek peace but are ready for any eventualities. Our efforts are in alignment with the Honorable Prime Minister's vision of Sagar, or security and growth for all in the region, and the wider goal of a free, open and inclusive Indo-Pacific to ensure peace and stability in the region. The Enforcement Directorate conducted raids at the former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh's premises. This is across Mumbai and Nagpur, and it's in a money laundering case. The case pertains to the allegations of corruption leveled by the former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh against Anil Deshmukh in March this year. The ED had registered a case against Deshmukh shortly after the CBI's FIR against him in the case relating to the alleged demand of 100 crore rupees. Meanwhile, the ED had recorded the statement of the Deputy Commissioner of Police, Raju Bhujbal. In this case on Thursday, Bhujbal is presently in charge of the enforcement wing of the Mumbai Police and has the social service branch under his jurisdiction. So what does this branch do? It conducts checks and raids on pubs, hookah parlors, dance bars, and restaurants. The senior Maharashtra BJP leader and former MP Kirit Somaiya has said that Anil Deshmukh will soon be behind bars along with the Transport Minister Anil Parab. This is for their alleged involvement in the money laundering case. अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। जो वादे वसूली गैंग और घोटाले का पैसा उन्होंने कलकत्ता बोगस कंपनी के द्वारा अपने परिवार में लिया, अनेक उसके एविडेंसिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। छगन भुजबल ने इसी प्रकार से घोटाले का पैसा स्वयं की कंपनी में लाया था, 3 साल जेल में रहे थे। अनिल देशमुख की यही अवस्था होने वाली है। And Yogesh Sheetal now joins us with more inputs on the story. Well, Yogesh, so the police making progress, the Enforcement Directorate also making progress. You know, how far have we gone now in this case? Because this allegation has been there for quite some time, 100 crore rupees, you know, from bars and restaurants and all these places. He also specified the modus operandi and how it should be raised. So, you know, tell us where it's going. See, Mark, this is the second time raid is being conducted against Anil Deshmukh. This particular raid, the second time raid is being conducted under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA. The sections basically dealt by the Enforcement Directorate. Now, we know that already CBI already carried out investigation against Deshmukh in corruption and also misconduct charges following the directions of the Bombay High Court. However, 2 paragraphs of the FIR have been challenged in the court, and now the order has been reserved on that particular FIR. But that is a different case. This case, which is being probed by the Enforcement Directorate, this case is related to the money transactions, especially of some alleged shell companies which were run by Anil Deshmukh's son's associates. Okay. So basically, the corruption charges and misconduct charges which are being conducted, which are being probed by the CBI, is different from this particular case which is currently being probed by the Enforcement Directorate. Now, what we have been given to understand that at this point in time, raids are being carried out not only in Nagpur but also different locations in Mumbai, and just Enforcement Directorate is trying to get some
concrete evidences to prosecute him in this case, because it is believed that some evidences are already, a lot of things have already been scanned by the agency, and that is the reason this raid is being conducted. Also, very important thing, we know that Anil Deshmukh, because he has been the former Home Minister of Maharashtra, so just to ensure the security arrangements, also CRPF were deployed, CRPF forces were deployed in the Nagpur residence where raids were conducted. Finally, Enforcement Directorate has not, disclosed anything to media, so it remains to be seen that what comes out. But one thing which is very important is that the CBI and ED, both central agencies are currently investigating the charges against Anil Deshmukh. We know that a couple of months back, Anil Deshmukh had to quit as a Home Minister of Maharashtra when the allegations were leveled by the then Mumbai Commissioner Paramveer Singh, who was later transferred. But the allegations that were leveled were very of grievous charges, and that's the reason 120B of IPC and also some sections of prevention of corruption, prevention of corruption charges, Corruption Act. So these two, IPC and also Prevention of Corruption Act. So these two cases, under these two acts, also FIR have been filed by the CBI. So currently, the investigation in both the cases are underway. Yeah, Mark.